चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सैम्पल पेपर नंबर 4। सबसे पहले 4 क्वेश्चंस में से 3 को अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट अ लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी एक सैम्पल पेपर में करा चुका हूँ ये क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। आंसर हो जाएगा नो। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल हो, कैपिटल यानी कि मनी, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, कम पैसों से भी आप छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, राम एंड श्याम बोथ ओन बेकरीज वाइल राम जस्ट हैंडल्स द कस्टमर्स हु कम टू हिज बेकरी। राम और श्याम दोनों बेकरी को रन करते हैं। राम क्या करता है, केवल अपनी दुकान पे बैठता है और जो आ रहा है उसको बेकरी पे जो है सामान जो है मतलब बेचता है, हैंडल करता है कस्टमर्स को। श्याम ऑल्सो रन्स एन ऑनलाइन स्टोर। श्याम क्या करता है, एक ऑनलाइन स्टोर भी चलाता है एंड मैनेजेस द डिलीवरीज, और डिलीवरीज को मैनेज करता है। ठीक है। सिंस बोथ ऑन द सेम काइंड ऑफ शॉप, दोनों के पास शॉप तो एक जैसी है। Who would you categorize as a business person and as an entrepreneur based on their efforts? तो देखिए, किसको आप बिजनेसमैन बोलोगे और किसको एंटरप्रेन्योर बोलोगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज को खोजता रहता है। ठीक है। तो राम क्या करता है, राम तो केवल दुकान पे बैठा है और हैंडल कर रहा है कस्टमर्स को। श्याम क्या कर रहा है, ऑल्सो रन्स एन ऑनलाइन स्टोर, मतलब उसने एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाया। तो श्याम को हम बोल देंगे एंटरप्रेन्योर और राम को बोल देंगे बिजनेसमैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड यू कॉल द काइंड ऑफ डेवलपमेंट वेयर फ्यूचर एंड प्रेजेंट नीड्स आर इंश्योर्ड साइमल्टेनियसली। तो फ्यूचर और प्रेजेंट की दोनों के नीड्स को इंश्योर किया जाता है साइमल्टेनियसली, उस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो आपको रट गया होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको शायद नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। व्हाट इज अ ग्रीन जॉब, ग्रीन जॉब क्या होती है। द जॉब इन विच वर्क इज डन वाइल प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट इज कॉल्ड ग्रीन जॉब। यानी कि ऐसी जॉब जिसमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जाता है उसको हम ग्रीन जॉब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसाइकलिंग, क्या क्या बोला मैंने, रिसाइकलिंग। अब देखो एनवायरनमेंट के भले के लिए हो रहा है तो इसे हम ग्रीन जॉब बोलेंगे। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, सोलर प्लांट वगैरह, है ना। आगे आपको 2 क्वेश्चन में से एक करना है, 2-2 नंबर के दोनों क्वेश्चन है और एक ही अटेम्प्ट करना है इनमें से। ट्राई किया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके शुरू करते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस विच हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू मैनेज द इनकम अर्नड एंड इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो 2 फंक्शन बताने हैं एंटरप्रेन्योर के जहाँ पे वो अपनी इनकम को कैसे कैसे मैनेज करता है, और दूसरा वो जो है सेल को कैसे इंक्रीज करता है प्रोडक्ट की। पहला है डिवाइड इनकम। द एंटरप्रेन्योर डिवाइड्स द बिजनेस मनी टू मैनी ग्रुप्स। ही और शी स्पेंड्स मनी टू बाई मटेरियल, पेज रेंट फॉर द बिल्डिंग एंड सैलरीज टू द पीपल। ओके। डी है यहाँ पे इंक्रीज द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को की सेल को इंक्रीज करने के लिए वो डिसीजन लेता है, मेकिंग डिसीजंस। एंड एन एंटरप्रेन्योर मेक्स डिसीजंस एवरी डे। दिस इंक्लूड्स व्हाट टू प्रोड्यूस और सेल, हाउ मच एंड वेयर टू सेल। ठीक है, क्या बेचना है और कितना बेचना है और कहाँ बेचना है। हाउ विल एन एजुकेटेड इंडिविजुअल हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक पढ़ा लिखा इंडिविजुअल कैसे हेल्प करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में लिए गए थे। 17 गोल्स, रट लेना अच्छे से, हर एक सैम्पल लेवल में ये सवाल लेके आ रहा हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है। और एजेंडा 2030 के बारे में पता है आपको कि 2030 तक हमें ये गोल्स को अचीव करना है, याद रखना। तो एजुकेटेड इंडिविजुअल कैसे हेल्प करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो है एजुकेशन भी आता है, ये बात याद रखना। चिल्ड्रन हु हैव गॉन टू स्कूल विल बी एबल टू डू जॉब्स दैट सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। एजुकेशन हेल्प्स अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। देखिए, शिक्षा लोगे तो हमको अपना रोल पता चलता है कि हमें एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में क्या क्या काम करने चाहिए। गरीबों की मदद करनी चाहिए और लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई परेशान कर रहा है उसकी मदद करो, है ना। और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का सबसे बड़ा काम कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करो। ठीक है, कूड़ा कचरा मत फैलाओ इधर उधर, और ग्रीनरी पे ध्यान दो, पेड़ पौधे लगाओ। तो एजुकेटेड लोग इन कामों को करते हैं। वी शुड, हमें क्या क्या करना चाहिए, यूज़ दी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट इन आवर एरियाज। जो हमारे एरिया में फैसिलिटीज़ है उनको यूज़ करो। टेक आवर फ्रेंड्स टू स्कूल, अपने दोस्तों को स्कूल लेके जाओ। हेल्प फ्रेंड्स स्टडी, दोस्तों को स्टडी मदद करो। स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल,
अगर कोई बंदा चाह रहा है कि वो स्कूल छोड़ दे तो उसे मनाओ कि भैया पढ़ाई कंटिन्यू कर, है ना। चलिए अब यहाँ पे जो है 6 क्वेश्चन है, फिर से उनमें से 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स अ पर्सन कैन हैव। 2 टाइप्स की इम्पेयरमेंट आपको बतानी है। तो मैंने जब वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का चैप्टर आपको पढ़ाया था तो शुरुआत में ही आपको मैंने क्या टॉपिक पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स पढ़ाई थी। टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट पढ़ाई थी ना, कौन कौन सी थी, लर्निंग या फिर कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। चलो दिखाई देते हैं आपको। कॉग्निटिव, इसमें लर्निंग में प्रॉब्लम आती है बच्चे को, है ना। कॉग्निटिव यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ADHD। ADHD इसकी फुल फॉर्म अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना। अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसी को हम ऑटिज्म भी बोलते हैं, याद रखना, ऑटिज्म इसको हम बोलते हैं। कॉग्निटिव में 2 एग्जाम्पल बताए थे, एक तो ADHD और दूसरा था आपका डिसलेक्सिया, इनको याद रखना, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी विजुअल। अच्छा, कॉग्निटिव में होता क्या है कि बच्चों को याद नहीं रहती ये चीज़ें, वर्ड्स वगैरह के स्पेलिंग में भूल जाते हैं, ये सब, है ना। विजुअल में क्या होता है, दिखाई नहीं देता। विजुअल में कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस, कंप्लीट या फिर पार्शियल ब्लाइंडनेस, ठीक है। हियरिंग, हियरिंग यानी कि डीफनेस, है ना, बहरापन। मोटर और डेक्सिटरिटी, इसमें क्या आता है, पैरालिसिस वगैरह, है ना, ठीक है। डैश इज द मोस्ट पावरफुल, सॉरी, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर वैन। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क जो है वो मोस्ट पॉपुलर वाइड एरिया नेटवर्क है। तो वाइड एरिया नेटवर्क होता क्या है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्रीज तक फैला हुआ नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन, इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिस्टम एंश्योर्स दैट डिफरेंटली एबल्ड आर असिस्टेड एंड गाइडेड आउट ऑफ द प्रीमिसेस और द इम्पैक्टेड एरिया प्रॉपर्ली। यानी कि मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ है, कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई फायर वगैरह हो गई है, आग वगैरह लग गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे कुछ डिसेबल्ड पीपल होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड, है ना। तो उनके लिए एक सिस्टम होता है उन्हें निकालने का, उन्हें बचाने का। तो उस सिस्टम को बोलते हैं बड़ी सिस्टम। क्या बोलते हैं, बड़ी सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी को उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। मान लीजिए कोई बंदा है, वो फिजिकली डिसेबल्ड है, अपंग है ना। तो अगर मान लीजिए किसी ऑफिस में वो काम करता है, वहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए वहाँ पे आग लग गई, तो वो कैसे भाग पाएगा, वो चल नहीं पाता मान लो, तो कैसे भागेगा। तो उसके लिए एक बड़ी सिस्टम तैयार किया जाता है। उसके अंतर्गत किसी दूसरे बंदे को उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि तुम जब तक नहीं आओगे, जब तक ये नहीं आएगा, यानी कि ये आपकी जिम्मेदारी है, इस बंदे को आप लेकर ही आओगे बाहर, ठीक है। तो बड़ी सिस्टम हम उसे बोलते हैं, ठीक है। डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड इन RDBMS। यानी कि RDBMS के अंदर डाटा जो है मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है और टेबल्स को हम लिंक कर देते हैं यूजिंग अ कॉमन फील्ड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की एंड फॉरेन की, जानते हो आप, है ना। तो RDBMS यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। इसकी ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म भी लेके आना, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। विच टाइप ऑफ डाटा हैज वैल्यूज 0 और 1। 0 और 1 किस डाटा टाइप में वैल्यूज होती हैं। 0 और 1 वैल्यू का मतलब है यस नो टाइप, यस नो टाइप आंसर या फिर ट्रू और फॉल्स टाइप आंसर, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप जिसका नाम है बुलियन। क्या नाम है, बुलियन। और ये हमें न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के अंदर मिलता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन बेस डाटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ डैश एंड डैश की कंस्ट्रेंट्स। यानी कि ये तो अभी बताया था मैंने, इसी के अंदर बता दिया कि कौन कौन सी कीज की मदद से डाटा को हमें जो है लिंक करना होता है डाटाबेस के अंदर। पता है आपको, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए करते हैं, ट्राई कीजिए एक बार पॉज करके, कर लिए ट्राई, अरे वेरी गुड। गिवन इन 2 पॉइंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल के कंटेक्स्ट में 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट दोनों ही एक साथ दिखा दिए, कोई बात नहीं। अ हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू हिज एबिलिटी। हैप्पी और हेल्दी वर्कर जो है अपनी बेस्ट एबिलिटी पे काम करता है। एंड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग। क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन एनी 4 रूल्स एंड एटिक्वेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट पे चैटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे हम बातें कर रहे हैं,
तो उस पर कुछ रूल्स एंड एटिक्वेट्स होते हैं। रूल्स ऐसा तो है नहीं कि तुमने मान लो कुछ एक काम किया, चलो बताऊंगा आगे। रूल्स हैं तो हैं, ये रूल्स तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप इन रूल्स का उल्लंघन कर दोगे तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। ऐसे इतने खतरनाक रूल्स नहीं है, लेकिन ये मतलब एक टाइप से आपको सलाह दी जा रही है कि आप इन कामों को करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। रूल्स ये स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है बिल्कुल भी, है ना। बात करते हैं अब यहाँ पे। पहला रूल है रूल, चलिए पहला रूल है मैसेजेस शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। मैसेज जो है वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए जब आप बात करते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग हम बोलते हैं इसे, इंस्टेंट मैसेजिंग। ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज द टाइम टू चैट फर्स्ट। मतलब पहले उससे पूछो बंदे से कि आपके पास टाइम है कि नहीं है। व्हाट्सएप पे आप पूछते हो क्या कि टाइम है कि नहीं है, तो ये ऐसा रूल है कि फॉलो करो चाहे मत करो, लेकिन एग्जाम में आएगा तो हमें याद करना है। पुलिस तो पकड़ कर नहीं ले जाएगी अगर आप फॉलो नहीं करोगे, उससे नहीं पूछोगे तो, है ना। वही बोल रहा था मैं, ऐसा खतरनाक रूल नहीं है यहाँ पे कोई। गिव पीपल टाइम टू रेस्पॉन्ड। अब जो जिस बंदे से बात करो उसे बोलने का टाइम दो। हो सकता है उसकी टाइपिंग स्लो हो, वो लिख रहा है और आपने इतनी देर में 5-6 मैसेज भेज दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वेन एवर पॉसिबल गिव द पीपल यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर अनडिवाइडेड अटेंशन। अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन दो उसे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हो और वो आपसे बात कर रहा है बंदा, आप उससे बात कर रहे हो, फिर आपने कुछ मैसेज भेजा, फिर कहा कि चलो अभी इतनी देर में कुछ टाइप करता है तब तक मैं फ़ोन में और कुछ कर लेता हूँ। जब तक ये बंदा टाइप करके मैसेज भेजता है तब तक मैं और कुछ कर लेता हूँ, तो मतलब उससे आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो उसे आप अटेंशन दीजिए, अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। इट इज़ प्रॉपरली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली एंड एन इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्जेशन। IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो प्रॉपरली एंड करो कन्वर्जेशन को बाय बोल के, ऐसा नहीं है कि बीच में ही इंटरनेट को बंद किया भाग गए, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि कैपिटल लेटर्स में कुछ लोग टाइप करते हैं, तो कैपिटल लेटर्स में टाइप ना करें, है ना। कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में टाइप ना करें, ठीक है। गिव एनी टू फर्स्ट एड रूल्स। फर्स्ट एड के 2 रूल्स बताने हैं आपको यहाँ पे, बता देते हैं। पहला है एश्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू बी पैनिक। उसको बोलिए भैया शांत रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान ना हो, जिससे इंजरी हुई है ना। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी। अगर उसकी गर्दन में या फिर कमर में इंजरी है तो उसे इधर उधर मत डोलाओ, एक जगह ही उसे रख लो, है ना, ठीक है। और एक और है इसमें, कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक। कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक। अगर उन्हें झटका लगाया तो उन्हें वार्म रखिए, गर्म जगह पर रखिए। 16 क्वेश्चन, एक बार इनको ट्राई कीजिए तीनों क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं पानी पी लूँ थोड़ा। 16 क्वेश्चन पूछ रहा है कि फील्ड और रिकॉर्ड को हमें डिफाइन करना है, करो डिफाइन। चलिए करते हैं। फील्ड क्या होता है? फील्ड होता है किसी भी टाइप की डाटा। जैसे समझाता हूँ आपको, हम कोई भी टेबल जब बनाते हैं ना, जैसे मैं एक यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर। एक ही टेबल बनाता हूँ हर बार में, आपको पता है। रोल नंबर लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ, तीसरा एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर लिखता हूँ, है ना। तो रोल नंबर लिखा मैंने 1 2 3, नेम लिखा मैंने ABC XYZ एंड PQR, और उसका एड्रेस भी कुछ ना कुछ मैंने लिख दिया, चलो छोड़ो, है ना। तो ये भी आपको पता है मैं हर बार एड्रेस लिखता ही नहीं हूँ कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो है फील्ड और रिकॉर्ड समझाता हूँ आपको। फील्ड होता है ये वाली चीज़, ये जो वर्टिकल आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम फील्ड्स बोलते हैं। फील्ड या फिर फील्ड को हम कॉलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फील्ड को हम? कॉलम। और रिकॉर्ड को हम रो भी बोलते हैं। कॉलम या फिर ऐसे हम और बोलें तो ऐसे हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। फील्ड को हम कॉलम या फिर एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। रो को रिकॉर्ड और टपल भी बोल सकते हैं। रिकॉर्ड को हम रो और टपल भी बोल सकते हैं। टपल यानी कि TUPLE टपल लिख ही देता हूँ, तुम नहीं मानोगे। और इसको एट्रीब्यूट ATTRIBUTE, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे इसके बारे में। तो ये जो है फील्ड्स या फिर कॉलम होते हैं जो वर्टिकल होते हैं, है ना। इनमें क्या होता है, एक ही टाइप का डाटा होता है। जैसे यहाँ पे नेम 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 ही लिखे हुए हैं सबके, तो एक सिमिलर टाइप की डाटा का सेट जो होता है उसे फील्ड बोलते हैं। ये वर्टिकल होते हैं किसी भी टेबल में। रिकॉर्ड या फिर रो की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, और इसमें एक बंदे का रिकॉर्ड होता है पूरा। जैसे एक ही बंदे का, उसी बंदे का रोल नंबर, उसी का नेम और उसी का एड्रेस, एक बंदे का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल होता है एक रो के अंदर। दूसरी रो में दूसरे बंदे का रिकॉर्ड, और हर एक रो में सारे के सारे फील्ड्स आ जाएंगे। जैसे इसमें रोल नंबर भी आ गया एक रो में, इसका नेम भी आ गया, इसका एड्रेस आ गया। तो रोल नंबर, नेम और एड्रेस तीनों फील्ड है, और हर एक रो का फील्ड से इंटरसेक्शन होता है, और रो जो है फील्ड के साथ इंटरसेक्ट करके टेबल को कंप्लीट करा देती है।
अब इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। फील्ड इज अ सेट ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल, फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस आर द फील्ड्स। Records represent a single data item in a table. Each record in a table represent a set of related data. समझ गए। आगे बात करेंगे डिफाइन रिपोर्ट्स इन अ डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर रिपोर्ट्स को डिफाइन करना है आपको। रिपोर्ट कुछ भी नहीं है, जब हमें डाटा की समरी को रिप्रेजेंट करना है या फिर समरी को डिस्प्ले करना है, उसके लिए हम रिपोर्ट का यूज करते हैं। रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले डाटा इन अ समराइज्ड मैनर। इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, आगे बात करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। डाटा टाइप्स क्या होते हैं? Data types are used to identify which type of data we are going to enter in our database. मैं बता कर रट गई मुझे डिफाइन। Data types are used to identify which type of data we are going to enter in the या फिर store in the database. Fields themselves can be of different data types depending on the data they contain. ये तो हो गई रटने वाली बात। अब मैं बताता हूँ समझाने वाली बात। किस टाइप का डाटा हम अपने फील्ड के अंदर एंटर करने वाले हैं उसको डाटा टाइप बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था फील्ड क्या होता है। फील्ड होता क्या है ये समझो। फील्ड होता है जैसे रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर एड्रेस है। रोल नंबर के अंदर क्या डालोगे आप? ABCD थोड़ी लिख दोगे। रोल नंबर के अंदर आप जो है केवल न्यूमेरिक वैल्यूज लिखोगे। उसके लिए जो डाटा टाइप हम यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप। अब इसके अंदर भी जो है बहुत सारे होते हैं। न्यूमेरिक के अंदर कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, टिनी इंटीजर, टिनी आईएनटी जैसे हम बोलते हैं, और बिग इंटीजर BIGINT। एक होता है बुलियन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था। बुलियन में जो वैल्यूज होती हैं वो 0 और 1 होती हैं केवल। इसको हम ट्रू फॉल्स या फिर यस नो टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेम है। नेम में 1 2 3 थोड़े लिखेंगे, इसमें हम डालेंगे ABCD वगैरह। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अल्फा न्यूमेरिक वाला। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं वेयर केयर, वेरिएबल कैरेक्टर जिसकी फुल फॉर्म होती है, केयर CHAR जिसकी फुल फॉर्म कैरेक्टर होती है। एक होता है आपका क्या बोले और छोड़ो। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है आपके एक होता है वेयर केयर, इग्नोर केस, ये सब। एड्रेस में भी यही आ जाएगा वेयर केयर वाला। एक होता है DOB, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको लिखनी है तो उसमें जो है हम डेट टाइम वाला डाटा टाइप यूज़ करेंगे। डेट टाइम वाला डाटा टाइप यूज़ करेंगे। एक होता है आपके बाइनरी डाटा टाइप्स। बाइनरी याद रखो, इंपॉर्टेंट है, आप सुन लो ध्यान से। बाइनरी डाटा टाइप, बाइनरी के अंदर जो है हम फाइल्स वगैरह को स्टोर करते हैं। जैसे ऑडियो वीडियो वगैरह की फाइल्स जो है अगर हमें स्टोर करनी है तो उसके लिए बाइनरी डाटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा एक और सुन लो। एक है अदर डाटा टाइप्स। अदर डाटा टाइप्स, इसके अंदर हम सीरियलाइज्ड जावा ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। अब ये होते क्या है? कुछ नहीं होता, बस रट लो। डाटा टाइप्स, अदर डाटा टाइप्स के अंदर हम सीरियलाइज्ड जावा ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। बस डाटा टाइप समझ में आ गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एक्सप्लेन हाउ डाटा इज ट्रांसफर्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे हम डाटा को कैसे ट्रांसफर करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए करते हैं एक्सप्लेन। जब इंटरनेट पे हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो डाटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। जैसे एक वीडियो थी, उसके जो है पैकेट्स हो जाएंगे छोटे छोटे, दिखाई नहीं देंगे आपको, टेंशन मत लो। वो जो है आपके ट्रांसफर होंगे। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर पे, तीसरे कंप्यूटर से चौथे कंप्यूटर पे, और फाइनली जहाँ पे आप भेजना चाह रहे हो वहाँ पे डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। इसका एक प्रोसेस होता है, वो हमें समझना है क्या होता है। हर एक पैकेट का फिक्स टाइम होता है कि इस पैकेट को मान लो 0.1 सेकेंड के अंदर पहुँचना है। ठीक है, 0.1 सेकेंड, या फिर मैं मान लेता हूँ इस पैकेट को 1 नैनो सेकेंड में पहुँचना है। 1 नैनो सेकेंड तो बहुत छोटा टाइम हो गया ना, 1 नैनो सेकेंड में से पहुँचना है। माइक्रो सेकेंड ले लो, थोड़ी बहुत फिजिक्स तो हमें भी आती है, कोई बात नहीं। हाँ, तो 1 नैनो सेकेंड में से पहुँचना है। अगर ये पहले ये भेजा जाएगा, ये पहुँच गया 1 नैनो सेकेंड, फिर इसका नंबर आ गया, ये 1 नैनो सेकेंड में पहुँच गया, फिर इसका नंबर आ गया, ये 1 नैनो सेकेंड में पहुँच गया। इसका नंबर आया तो इसे थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर इसे छोड़ दिया गया, ये नहीं गया। ध्यान से सुनना, ये गया 1 नैनो सेकेंड में, ये गया 1 नैनो सेकेंड में, ये गया। इसका जब नंबर आया ना तो कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी में गड़बड़ हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, तो ये जो है नहीं जा पाया 1 नैनो सेकेंड में नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, इसे यहीं कहीं छोड़ दिया गया, ये नहीं गया। उसके बाद ये गया, फिर ये गया, फिर ये नहीं जा पाया, ये नहीं जा पाया, फिर ये गया, ये गया। जब सारे के सारे पहुंच जाएंगे ना तो जो नहीं जा पाए थे फिर वो जाएंगे फिर से।
जब सारे पैकेट्स यहाँ पे पहुँच जाएंगे, सारे पैकेट्स जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे, उन सभी को रीअसेंबल किया जाएगा, रीअरेंज किया जाएगा सभी पैकेट्स को, और फाइल जो है फिर वहाँ जो है रीअरेंज होकर वहाँ पे फाइल पहुँच जाएगी। समझ गए मेरी बात को? इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। इस पूरे प्रोसेस में सेकंड्स लगती हैं होने में, पता भी नहीं चलता कब कब में हो गया पूरा। ठीक है। ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स डेस्टिनेशन। Each computer is on the way decides where next to send the packet. All packets may not take the same route. हर एक पैकेट का जरूरी नहीं है कि सेम रूट ही हो। At the destination, packets are examined. If any packets are missing or damaged, a message is sent asking for them to be resent. This continues until all packets have been received. ठीक है? Okay. आगे, these packets are now reassembled into their original form. All this is done in second. What do you mean by ISP? Explain the need for a modem. ISP क्या होता है और मॉडेम क्या होती है आपको बताना है। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आइदर वायर्ड और वायरलेसली। ठीक है। फिर मॉडेम की बात करेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद द एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप यूजिंग मॉडेम और डायरेक्ट हैंड वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। ठीक है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल को एनालॉग में करता है और एनालॉग सिग्नल्स को वापस से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइन्स। ऑल्सो रिकन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल्स बैक टू द डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है। द वर्ड मॉडेम इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स फंक्शन मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम जो वर्ड है वो इसका फंक्शन जो है उससे डिराइव किया गया है। इसका फंक्शन है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, तो MONDEM। तो मॉडेम इसका वर्ड जो है डिराइव किया गया है। याद रखना, एनालॉग से डिजिटल सिग्नल्स एंड डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स। एक लास्ट क्वेश्चन जो शायद आप में से कुछ लोगों का फेवरेट भी हो और कुछ लोगों को बहुत घटिया लगता हो। जिनको आता है सबसे आसान सवाल है पेपर का, जिनको आता है उनके लिए। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उसके लिए क्वेरीज और कमांड्स लिखनी है। ठीक है। टेबल दी है जिसका नाम है शॉप। पहला है अपडेट द कॉस्ट ऑफ बिस्किट टू 15 रुपीज़। तो 15, ये जो बिस्किट यहाँ पे दे रखा है 12 रुपये का, ये आपको जो है 15 रुपये का करना है। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे अपडेट, फिर टेबल का नाम अपडेट शॉप, लिखेंगे सेट कॉस्ट इज इक्वल टू 15.00 वेयर, कंडीशन लगा के वेयर सीरियल नंबर एस नंबर इज इक्वल टू S1। ठीक है। या फिर लिख सकते हैं एस नेम इज इक्वल टू, या फिर P नेम इज इक्वल टू बिस्किट, या फिर एस नेम इज इक्वल टू प्रिया गोल्ड। आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। तो वेयर एस नंबर इज इक्वल टू S1। ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए। लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है ये वाला। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम मुंबई। जो प्रोडक्ट्स मुंबई से इंपोर्ट होने हैं उनकी लिस्ट बतानी है। तो लिखेंगे सेलेक्ट नेम नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट पी नेम है ना फील्ड का नाम, पी नेम फ्रॉम शॉप वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई और सेमीकोलन लगा दो, सिंपल। अगला है डिस्प्ले नेम्स एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हुज कॉस्ट इज मोर देन 15.0। तो कुछ नहीं है, ऐसे ही नेम सेलेक्ट नेम पी नेम कॉमा कॉस्ट लगा देंगे फ्रॉम शॉप वेयर कॉस्ट इज ग्रेटर देन 15.00 कर देंगे, सिंपल, देख लो। ठीक है। लास्ट डिस्प्ले प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट सब्ट्रैक्टेड बाई 2। प्रोडक्ट्स और कॉस्ट हमें डिस्प्ले करनी है सब्ट्रैक्ट बाई 2, यानी कि प्रोडक्ट का नाम और कॉस्ट में से 2 रुपये घटा के, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट पी नेम कॉमा लगा के कॉस्ट -2 कर देंगे, कॉस्ट -2 फ्रॉम शॉप, केवल फ्रॉम शॉप। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो वेयर नहीं लगाएंगे, सिंपल। तो भैया ये हो गया हमारा पूरा सैम्पल पेपर, और मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे नंबर ही आए होंगे। इसमें मार्क्स जरूर कैलकुलेट करके रखना, मतलब देखना कि आपकी कितने पानी में हो आप, आपको पता चलना चाहिए ना कि मुझे कितना आता है। मेरा अगर अब बोर्ड एग्जाम में क्या स्कोर रहेगा उसी लेवल का, उससे थोड़ा सा हाई लेवल का ही होगा ये, इतने मतलब इसी लेवल का एग्ज़ाम आपको दिखाई देने वाला है
24 मई को। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।